लेट्स स्टार्ट विद इट देन। मैंने लीच एटिलियर्स प्रिंसिपल आप लोगों को बोला था करने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों ने किया होगा। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। मुझे ही कराना पड़ेगा, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हेडिंग दे दो, लीच एटिलियर्स प्रिंसिपल। लीच एटिलियर्स प्रिंसिपल। हाँ जी, लीच एटिलियर्स प्रिंसिपल। बेटा ध्यान से सुनना, क्या चीज होती है। थ्योरेटिकल पोर्शन है, अच्छे से देखना। लीच एटिलियर प्रिंसिपल सेज दैट इफ एनी पर्टिकुलर रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और आप उस रिएक्शन में कुछ भी चेंज कर रहे हो, कुछ भी चेंज कर रहे हो का मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, एनी चेंज यू आर इम्पोजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, तो रिएक्शन वुड ट्राई टू अपोज द चेंज दैट इज बीइंग इम्पोज्ड बाय यू ऑन द रिएक्शन। आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन चाहेगी टेम्परेचर डिक्रीज करूं, क्योंकि वो अभी इक्विलिब्रियम पे थी, आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा रहे हो। रिएक्शन अगेन इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, एंड दैट वुड बी डन आइदर बाय मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और बाय मूविंग इन द backward direction. Any direction the reaction can move so to you can say oppose the change being imposed by you. आपने जो भी change उस पे impose किया है, आपके change को उसको oppose करना है, चाहे कैसे भी oppose करे वो। that oppose को करने के लिए it would either move in forward direction or it would be moving in the backward direction to oppose or to neglect or to nullify the effect that is being imposed by you on the reaction to disturb its equilibrium. आपने जो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए काम किया, कोशिश करी, वो उस कोशिश को क्या करेगी, वो नलीफाई करने की कोशिश करेगी बाय आइदर मूविंग इन फॉरवर्ड और बाय मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो दैट वाज बीइंग गिवन टू अस बाय द ली-चेटिलियर्स प्रिंसिपल. अब ये डिफरेंट फैक्टर्स पे काम करता है. इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी तब क्या होगा. इट वर्क्स ऑन द टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तब क्या होगा. इट वर्क्स ऑन द प्रेशर, अगर आपने प्रेशर चेंज किया तब क्या होगा. इट वर्क्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सो वन बाय वन वी वुड बी डिस्कसिंग इट. पहले लिखो क्या होता है ली-चेटिलियर प्रिंसिपल. राइट डाउन. इफ अ रिएक्शन ऑन इक्विलिब्रियम, इफ अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, if any reaction at equilibrium is imposed with any change to disturb its equilibrium, if any reaction at equilibrium is imposed with any change to disturb its equilibrium, then reaction would try to negate the या nullify the effect imposed, by either moving in forward direction, or in backward direction, so beta reaction can try to move in any of the direction, depends on reaction to reaction. हम किसी भी reaction के लिए specifically नहीं बोल सकते कि वो forward में ही जाएगी या backward में ही जाएगी. It can move in either direction, depends upon reaction, varies with reaction to reaction. So let's come over to the first factor, that is effect of concentration. Effect of concentration मतलब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तब क्या इफेक्ट आएगा, उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ध्यान देना. लेट से बेटा एक रिएक्शन है आर
गिव्स यू P। एक रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब अगर आप इस रिएक्शन में कुछ भी चेंज करते हो, कुछ भी चेंज करते हो का मतलब क्या, आई एम डूइंग द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया आपने, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना। कैसे डिक्रीज होएगी, बाय मूविंग इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड, क्योंकि बेटा रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तभी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होएगी। सो रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाएगी रिएक्शन। सेकेंडली, देयर इज अ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर बेटा प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए हमने, तो रिएक्शन वुड ट्राई टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स कैसे कंज्यूम होंगे, व्हेन द रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द backward direction, so that the products would be consumed and they would be forming the reactants back, so reaction would be moving in backward direction. Thirdly beta, if there is a decrease in concentration of products, अगर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स अगर डिक्रीज करें रिएक्शन वुड ट्राई टू फॉर्म मोर एंड मोर प्रोडक्ट, और अगर मोर एंड मोर प्रोडक्ट बनाने हैं तो रिएक्शन शुड मूव इन, सो रिएक्शन वुड बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड लास्टली बेटा, अगर हमने क्या किया, इफ वी हैव डन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, तो रिएक्शन क्या चाहेगी, इट वुड ट्राई टू फॉर्म मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स कब मोर एंड मोर बनेंगे, बाय मूविंग इन द, तो रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो रिएक्शन वुड मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एनी डाउट्स बेटा, बोलो, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एनी प्रॉब्लम, पक्का, ठीक है। सेकेंड, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहली बात तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कौन कौन सी, एंडोथर्मिक एंड exothermic reaction. So first let's discuss about the endothermic reaction. क्या होती है endothermic reactions, जिसमें heat is being absorbed और supplied, जहां पे भी heat supply कर रहे हो आप. So shall I show the endothermic reaction to be like this? बोलो, heat plus reactants gives you the प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट वुड एब्जॉर्ब द हीट एंड दे वुड गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, ठीक है। अब बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर आपने क्या किया, इंक्रीज किया, रिएक्शन क्या चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज करना। इसको भूल जाओ, अभी नहीं कुछ किया, पहले ये बताओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से टेम्परेचर ज्यादा कहां पे है अभी, क्योंकि हीट वहां पे है, जहां पे हीट होगी वहां टेम्परेचर ज्यादा है, और कम कहां है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन क्या चाह रही है, टेम्परेचर डिक्रीज करना, डिक्रीज कहां पे होएगा, बाय मूविंग इन द, बेटा अगर बैकवर्ड में जाएगी तो और हीट बढ़ जाएगी, और अगर और हीट बढ़ेगी तो और टेम्परेचर बढ़ेगा, हमें तो टेम्परेचर डिक्रीज करना है, तो बैकवर्ड में आने पे तो हीट वुड इंक्रीज, बट हमें फॉरवर्ड में लेके जाना होगा, सो दैट हीट शुड बी कंज्यूम्ड एंड इट शुड गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। हीट कंज्यूम करके ही तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, तो रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर द सेम, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आगे अगर टेम्परेचर हम लोगों ने डिक्रीज करा, रिएक्शन क्या चाहेगी, और टेम्परेचर इंक्रीज करना, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होएगा, बाय मूविंग इन द, सो रिएक्शन वुड मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो बेटा,
यस, क्लियर। चलें आगे। अब अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करता हूं, देयर इज अ रिएक्शन दैट इज एक्सो। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है बेटा? जहां पर भी हीट इज बीइंग रिलीज्ड, यहां भी एब्जॉर्ब हो रही थी, वहां पे भी released, evolved or released. So shall I say R gives you product plus, yes or no बेटा? अगर अब मैं कह रहा हूं that I am increasing the temperature, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो रिएक्शन क्या चाहेगी बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज करना। कहां पे डिक्रीज होएगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? बैकवर्ड में। सो टेम्परेचर वुड डिक्रीज व्हेन द रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सेकेंडली, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन क्या चाहेगी? टेम्परेचर इंक्रीज करना। टेम्परेचर इंक्रीज कहां पे होएगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? तो रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो बेटा, इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को भी टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे? थर्ड इफेक्ट आता दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं बेटा, तो एवरी टाइम प्रेशर को वी हैव टू कोरिलेट इट विद द वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर खाली अकेले नहीं काम आता, प्रेशर से वॉल्यूम इफेक्ट होती है, और वॉल्यूम से ही हम चेक करेंगे वुड वी बी मूविंग इन फॉरवर्ड और वुड वी बी मूविंग इन द बैकवर्ड। सो लेट्स से एक रिएक्शन है, 2A गैस गिव्स यू B गैस। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज चेक करो दैट वॉल्यूम दोनों में से ज्यादा कहां पे है? इज इट एट द रिएक्टेंट साइड और इज इट एट द प्रोडक्ट साइड? क्योंकि रिएक्टेंट में 2 मोल्स हैं बेटा, प्रोडक्ट में 1 ही मोल है। सो कैन आई से कैपिटल V ओवर हियर एंड स्मॉल v ओवर हियर? अब सेकंड चीज मुझे बताओ, जहां पर भी गैसेस की वॉल्यूम ज्यादा होगी वहां पे गैसेस का प्रेशर ज्यादा होगा, या जहां पे वॉल्यूम कम होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा? पक्की बात? क्यों? एक ये रूम है, इस रूम में मैंने पूरी गैसेस भर रखी हैं, पूरे नेक तक गैसेस भरी हुई हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं क्या मान लेता हूं, साथ में ही छोटा रूम है, उसमें भी गैसेस मैंने भरी हुई हैं नेक तक। यहाँ पे ज्यादा गैसेस है तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा या वो वाला रूम ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? वो वाला करेगा। चलो और एग्जांपल बताता हूँ, शायद पता लगे। एक बलून है जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो भी है, मान लो 500 ml उसमें गैस फिल हो सकती है। आपने क्या किया, उसको नेक तक 500 ml तक फिल किया, और उसी बलून में दूसरा एक और सेम बलून लिया दूसरा, जिसमें आपने क्या किया, 200 ml तक फिल किया। अब आप जरा सा भी दोनों बलून्स में अगर गैस फिल करने की कोशिश करते हो तो 500 वाला बर्स्ट हो जाएगा। क्यों बर्स्ट हुआ? क्यों बर्स्ट हुआ? यही तो मैं बात बोल रहा हूं बेटा, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगी, गैसेस ज्यादा होंगी, वो ही तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। जहां पे वॉल्यूम ही कम है गैसेस की, तो प्रेशर भी तो कम एक्सर्ट करेगा। प्रेशर इज इवेंचुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना प्रेशर, जितनी आपके पास गैस की वॉल्यूम होगी, 1 मोल ऑफ अ गैस और 100 मोल्स ऑफ अ गैस में बेटा 1 मोल की वॉल्यूम कम है, 1 मोल का प्रेशर कम होगा, 100 मोल का प्रेशर इवेंचुअली ज्यादा होएगा। तो जितना वॉल्यूम उसके रिस्पेक्ट में देयर वुड बी द प्रेशर। हाँ जी। वॉल्यूम ज्यादा हो तो प्रेशर कम हो सकता है? कैसे हो सकता है बताओ, कैसे हो सकता है? वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कैसे कम होगा? 2 एग्जाम आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, वॉल्यूम ज्यादा है रिएक्टेंट्स की और कम है प्रोडक्ट्स की। सर उसमें अगर रिएक्टेंट्स की कम हो तो प्रेशर, रिएक्टेंट्स की कम हो उसमें प्रोडक्ट का ज्यादा हो तो सर आई थिंक। क्यों? यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? कोई रीजन किस लिए कह रहे हैं हम ऐसा?
रिएक्टेंट की वॉल्यूम, मैं ले लेता हूँ एक और एग्जांपल, ले लो, आपके ही कहने पे ले लिया। ए गैस गिव्स यू बी गैस प्लस सी गैस। बोलो, यहाँ पे स्मॉल वी है, यहाँ पे कैपिटल वी, आप बोलो, ले लिया मैंने, बताओ आप कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो, प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होगा? I think it's reactants, reactant वाली side. क्यों? बेटा हर चीज का कोई रीजन होता है ना, अगर रिएक्टेंट का ज्यादा होगा तो कोई रीजन होगा क्यों ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा रिएक्टेंट का प्रेशर? दूसरी side पे volume less है, कम है. तो जहाँ वॉल्यूम कम होती है वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसा है? Not sure. Not sure. मैंने अभी बोला तो मेरी भी तो बात को तो नहीं मान रहा, तू अपनी थ्योरी दे रहा, तो मुझे कुछ उसको एक्सप्लेन तो करके दे। सर मैं सर कंफर्म करना चाहूँगा. कंफर्म कर रहे थे तो मैं क्लियर करता हूँ, जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, जहाँ वॉल्यूम कम होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। अगर आप कॉन्ट्रडिक्टरी सोच रहे हो तो आप मुझे रीजन दो, व्हाई इज इट सो। हो सकता है आप ठीक बोल रहे होगे तो हम चेंज करेंगे चीजों को, नहीं सर कर सकते. तो बताओ ना फिर, आप कोई रीजन दो क्यों आप कह रहे हो फिर ऐसा कि वॉल्यूम जहाँ कम है वहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, किस रीजन से? ऐसा नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आप बेटा जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, फोन फिर अब मैं ले लूंगा, फोन मैं दूंगा भी नहीं, अब मैं क्लियर बता रहा हूं, बार बार एक ही चीज के लिए नहीं बोलूंगा मैं। जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगी बेटा प्रेशर भी वहीं पर ज्यादा होगा, जहां वॉल्यूम कम होगी प्रेशर वहां पे कम होएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने प्रेशर इंक्रीज करा, हमने प्रेशर इंक्रीज करा का मतलब एक्सटर्नली आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो बेटा रिएक्शन क्या चाहेगी, ऐसी डायरेक्शन में जाए जहां पे प्रेशर कहां पे डिक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड, क्योंकि वहां वॉल्यूम कम हो रही है, तो रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द, सो रिएक्शन वुड मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन वुड मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड बेटा अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो, रिएक्शन क्या चाहेगी, प्रेशर इंक्रीज करना, इंक्रीज कहां होएगा, जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द, सो रिएक्शन वुड गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो बेटा इतनी बात क्लियर है सबको? सिमिलरली ओवर हियर सेकेंड रिएक्शन, जहां पे रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम ज्यादा है, तो अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज करा, reaction would try to decrease the pressure and pressure would be decreased where the volume would be less, and that is less on the reactant side, so reaction would be moving in the, बोलो बेटा क्लियर इतनी बात? and on the other hand अगर मैंने प्रेशर डिक्रीज करा तो रिएक्शन वुड ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर एंड प्रेशर वुड बी इंक्रीज जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगी, एंड दैट इज मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो रिएक्शन वुड बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो क्लियर टू बी ऑल? बेटा तुझे पता होता है कि रिएक्टेंट कहाँ है, प्रोडक्ट कहाँ है, या रिएक्शन वेसल पे हम प्रेशर डालेंगे, उसमें तो रिएक्टेंट्स भी होंगे प्रोडक्ट्स भी होंगे। प्रेशर कभी भी किसी साइड पे नहीं दिया जाता, ना ही टेम्परेचर किसी साइड पे दिया जाता है, टेम्परेचर रिएक्शन पे दोगे, किसी रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड पे नहीं देते आप, और रिएक्शन पे इंपोज करते हैं हम। रिएक्शन में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है। चले आगे, कर लिया नोट बेटा? आगे बढ़ते हैं फिर, इसी में ही एक और एग्जाम्पल, ए गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद ए सॉलिड,
किसकी वॉल्यूम ज्यादा है बेटा? सॉलिड। सॉलिड की वॉल्यूम ज्यादा होगी। क्या यार तुम सच में ना, क्यों होगी सॉलिड की वॉल्यूम ज्यादा? बता। स्पेसेस ज्यादा होते हैं सॉलिड में, कम होते हैं ज्यादा होते हैं? तो कम होते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होगी कम होगी? कम होगी। गैसेस की वॉल्यूम सबसे ज्यादा होती है, देन कम्स द लिक्विड, देन कम्स द। अपने आप लिख पाओगे यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ए liquid to a gas, it would be small v and this would be capital V. इसमें बताओ अब जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पे कान खोल के अच्छे से सुन लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कभी भी अगर आप आइस की बात कर रहे हो, बर्फ की बात कर रहे हो, आइस की वॉल्यूम इज ऑलवेज मोर कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर दैट यू हैव टेकन। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने रेफ्रिजरेटर में 1 लीटर ऑफ वाटर रखा, तो हर समय आइस 1 लीटर से ज्यादा आपको मिलेगी। आइस यू वुड बी गेटिंग, इट कुड बी पॉसिबल 1100 ml मिल रही हो, 1050 ml मिल रही हो, 1200 ml मिल रही हो, डिपेंड्स। बट आइस volume would always and always be more compared to that of water that you have taken। आज ये घर जाके आप करके देख लेना, एक बीकर ले लेना, उसमें नेक तक वाटर फिल कर लेना, उसमें जरा सा भी स्पेस और ना हो कि आप वाटर डाल पाओ, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देना। आप 4 घंटे बाद देखोगे तो आपको उस आइस का जो क्वांटिटी मिलेगी या वॉल्यूम मिलेगी आइस की, वुड ऑलवेज बी मोर, जितना आपने वाटर लिया होगा उससे ज्यादा बल्ज्ड आउट मिलेगा। उसमें स्पेस तो और है नहीं, बट वो ऊपर से बल्ज्ड आउट हुआ होगा, ऐसा कुछ। व्हाई? बिकॉज आइस हैज अ केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, केजेस होते हैं आइस के अंदर, तो वो केज कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए होती है उनको। दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन। वाटर की वॉल्यूम वुड ऑलवेज बी लेस कंपेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम फॉर आइस बिकॉज ऑफ इट्स केज लाइक structure। Because of that particular reason, ice would always occupy more volume compared to that of water that you have taken। Any problems? ध्यान रखोगे, स्पेशल एग्जाम्पल है इसलिए अच्छे से पता रहना चाहिए। वहां मेंशन भी कर लोगे बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। केज मतलब, केजेस क्या होते हैं? केज वैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टू बी अ केज लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हैज मोर वॉल्यूम कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड वाटर दैट यू हैव टेकन। आइस हर एक सॉलिड से अलग है मतलब? मतलब क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज्यादा है सर। प्रेशर हाई लो कर लिए, बस ऐसी एग्जांपल लिख के छोड़ दिया। कर ले भाई जल्दी से। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन आएगी। पहली बात तो ये बता, दोनों में मैं देख रहा हूँ कि सेम वी दिख रहा है मुझे, कहीं पर स्मॉल और कहीं कैपिटल दिख ही नहीं रहा। मैंने भी ऐसे ही दिखाया है। फिर जहां पे स्मॉल है वहां स्मॉल दिखा, जहां कैपिटल है वहां कैपिटल दिखा।
ये क्या लिखा है बेटा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, पिटाई खाएगी मेरे से। डायरेक्शन कैसे अपने आप डिसाइड कर लेगी जब तक प्रेशर नहीं बताएगी? प्रेशर मेंशन किया आपने, क्या प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में होएगा ना फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो अपने आप कैसे हो जाएगा? इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। अरे क्यों जाएगी फॉरवर्ड में? प्रेशर पे डिपेंड करेगा, बैकवर्ड में भी आ सकती है। आप प्रेशर इंक्रीज करो, रिएक्शन बैकवर्ड में आ जाएगी। आप प्रेशर डिक्रीज करो, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। दोनों चीजें हो सकती हैं। कोई भी रिएक्शन स्पेसिफिक एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना जा सकती है, प्रोवाइडेड आप जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो उससे डिसाइड होगा, आप जो प्रेशर दे रहे हो उससे डिसाइड होगा। हो गया? So over here, with increase in pressure, reaction would go in the forward direction, and with decrease in pressure, reaction would move in the backward direction. हाँ जी, ए बेटा कभी भी अगर आप जो भी कर रहे हो उसको अपोज करना है रिएक्शन को। आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन क्या चाहेगी? क्या कम हुए? प्रेशर कम हुए। अब इसको भूल जा, पहले मुझे बता दोनों में से वॉल्यूम ज्यादा कहां पे है। अगर वहां वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर भी वहां ज्यादा होगा। कम कहां होगा प्रेशर? तो रिएक्शन कहां जाना चाहेगी? और अगर आपने प्रेशर डिक्रीज करा तो रिएक्शन क्या जाएगी? प्रेशर बढ़ेगा कहां पे? जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। फॉर एनी रिएक्शन यही काम होएगा हर जगह। सिमिलरली ओवर हियर, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वुड ट्राई टू डिक्रीज द प्रेशर, सो इट वुड बी मूविंग इन। एंड अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन वुड ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर, सो इट वुड बी मूविंग इन। यहां पे प्रेशर हमने बढ़ाया तो रिएक्शन क्या चाहेगी? प्रेशर डिक्रीज करना, तो बैकवर्ड में आएगी। और हमने प्रेशर डिक्रीज करा तो रिएक्शन वुड ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर, इट वुड कम इन द गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो बेटा, क्लियर टू वी ऑल? और एक और फैक्टर आता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट से कभी भी रिएक्शन पे ये फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में, बिकॉज कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। अब वो रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड का भी बढ़ाती है, वो रिएक्शन का रेट बैकवर्ड का भी बढ़ाती है, एंड दोनों का सेम स्पीड से स्पीड अप करती है। तो आप कैटलिस्ट यूज करो, कैटलिस्ट ना यूज करो, it would not be the case कि reaction would be moving in forward or reaction would be moving in backward, because catalyst speeds up both the reactions with the same speed, the forward as well as the backward. So catalysts do not have the effect on a single direction reaction, it's not the case. Only forward या only backward ऐसा नहीं होता। रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में जाती है और कैटलिस्ट दोनों डायरेक्शंस की रिएक्शन को सेम स्पीड से स्पीड अप करता है। बस हाँ, कैटलिस्ट इज बेनिफिशियल फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन बिकॉज रिएक्शन वुड टेक प्लेस फास्ट, जल्दी हो जाएगी और कुछ नहीं होएगा। अगर इक्विलिब्रियम अचीव होना है तो जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। विदाउट द कैटलिस्ट अगर 10 मिनट लग रहे थे, विद द कैटलिस्ट हो सकता है 2 मिनट में ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बट और कुछ नहीं करता कैटलिस्ट, रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है, एंड बोथ द रिएक्शंस को स्पीड अप करने का, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड इफ इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इरिवर्सिबल है तब तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको बस जल्दी से प्रोडक्ट साइड पे लेके जाएगा कैटलिस्ट। एम आई क्लियर? पक्का से? कोई दिक्कत? सो कैटलिस्ट इज फेवरेबल फॉर एनी रिएक्शन because it leads to the product formation faster, that's why. पक्का? क्लियर है बात? कोई दिक्कत? So with this I am winding up with the Le-Chatelier's principle. I am starting off with new topic, fresh topic. जिसका भी कुछ भी छोटा सा भी पार्ट पीछे का मिस हुआ हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, तो ध्यान से अच्छे से। गिव द हेडिंग आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम।
सुनेंगे समझेंगे अच्छे से। अब इधर देखो बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में बेटा दोनों सेम बात कहते हैं, दैट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो केमिकल इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे, आप ध्यान दो, अगर किसी भी एग्जांपल में किसी भी क्वेश्चन में आपने आयंस की बात नहीं करी थी, हर जगह देयर वाज अ मॉलिक्यूल, देयर वाज अ कंपाउंड, नो आयंस वर बीइंग इन्वॉल्वड इन द इक्वेशन। बट यहां पे प्रिसाइजली इन एवरी क्वेश्चन एवरीथिंग वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द आयंस इन्वॉल्वड। काम वही होएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन of the reactant product would remain same till the point the equilibrium is there in the reaction, because from the equilibrium point till the point जब तक उसमें equilibrium है, rate of forward reaction would be equal to rate of backward reaction। यही होता है वहां पे हर जगह। सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात, that what do we mean by an who can explain me that what do we mean by an electrolyte? What do we mean by an electrolyte? बहुत बेसिक चीज मैंने आपसे पूछी, कोई 11th की चीज नहीं पूछी। शायद से अगर याद कराऊंगा तो ये 10th में आप पढ़ के आए हो। क्या करे बेटा? और कुछ? कभी सुना ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सुना है? क्या होता है बेटा फिर? याद नहीं आ रहा। हाँ जी, भूल गए? थोड़े बेटा बादाम खाया कर, शायद याद रहे। हाँ जी, दिमाग में ना बहुत मोमोज गए हुए हैं, वो मोमोज निकलेंगे तभी बेटा कुछ याद आएगा। हाँ जी, सुना था? क्या बात है, यही बहुत हो गया मेरे लिए कि आपने सुन लिया था, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। अब पहले 10th पे जाता हूँ जरा से, उससे कुछ याद दिला के आता हूँ, फिर आऊंगा इलेक्ट्रोलाइट है क्या। हमने 10th में आयनिक कंपाउंड्स बनाना सीखे थे, केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से। NaCl बनाया था, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, NaCl बनता है सॉलिड फॉर्म में। एक क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने, क्या क्वेश्चन पढ़ा था सर? आयनिक कंपाउंड्स आर poor conductors of electricity in solid state but they conduct electricity in molten or liquid state। कभी सुना है ऐसा क्वेश्चन? फिर से रिपीट करता हूं, शायद मिस कर दिया होगा किसी ने। आयनिक कंपाउंड्स आर poor conductors of electricity in solid state but they conduct electricity in liquid or molten state। why? give reason। ये क्वेश्चन आपसे बोलते थे बेटा। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते थे जो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद आपको आयंस प्रोड्यूस करके देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल नमक, कॉमन सॉल्ट, अगर आप वाटर में डालते हो तो यू गेट Na+ एंड Cl-। और अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, करंट पास होएगा। आप उस सॉल्यूशन को अगर हाथ लगाओगे तो यू वुड फील द करंट ओवर देयर। व्हाई? बिकॉज ions are there in that solution and electricity is nothing, it is the movement of electrons or movement of ions। यही होता था ना? ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था 10th में? बिल्कुल पढ़ा था। अब आता हूं वापसी से इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट is a substance which ionizes or which dissociates into ions in its aqueous solution और in its molten state। कोई भी सब्सटेंस अपनी एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में अगर आपको आयंस प्रोड्यूस करके दे सकता है, तब हम उसको क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और इस प्रोसेस को, डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, वी कॉल इट टू बी इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का ब्रेक डाउन इन मोल्टन और एक्वस स्टेट इज इलेक्ट्रोलिसिस।
कुछ नई चीज तो नहीं पढ़ाई मैंने, मेरे ख्याल से पहले भी हमने पढ़ रखी है ये चीजें. So electrolyte is a substance which dissociates or which ionizes into its ions when it goes in the aqueous solution or molten state. जैसे for example NaOH, beta when it goes in the aqueous solution it provides us Na plus plus OH minus. For example KOH, when it goes in the aqueous solution it provides us K plus plus OH minus. For example HCl, when it goes in the aqueous solution it provides us H plus plus Cl minus. For example H2SO4, when it goes in the aqueous solution it provides us 2H plus plus of SO4 2 minus. For example CH3COOH, when it goes in the aqueous solution it provides us CH3COO minus plus of H plus. For example HCOOH, when it goes in the aqueous solution it provides us HCOO minus plus of H plus. For example NH4OH, when it goes in the aqueous solution it provides us NH4 plus plus of OH minus. अगर आप सबको देखते हो तो बेटा all the substances are basically ionizing when they are going in the aqueous solution. Out of them, some of them we call it to be the strong electrolytes and some of them we call them to be the weak electrolytes. जो भी electrolyte aqueous solution में जाके या molten state में 100% आयोनाइज हो जाता है, fully आयोनाइज हो जाता है, सारे के सारे आयंस प्रोड्यूस करके दे देता है, that's a strong electrolyte. वहां पे concentration of ions बहुत हाई मिलेंगे. एंड जो इलेक्ट्रोलाइट पार्शियल आयोनाइजेशन करता है, 10% हो रहा है या 20% हो रहा है या 30% हो रहा है, बट नॉट 100%, दे ऑल आर गिवन द नेम ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो बेटा जो भी ये सिंगल हेडेड एरो से मैं शो कर रहा था, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकते थे, जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस थी, ऑल दैट वर द स्ट्रॉन्ग electrolytes. Got it? And the ones which are being shown by the double headed arrows, that we call them to be the बोलो बेटा क्लियर, पक्का क्लियर है बात? अरे हाँ या ना, मुझसे बोलोगे कुछ. सो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हुआ. होता क्या है तो लिखो पहले इलेक्ट्रोलाइट था क्या. राइट डाउन अ सब्सटेंस which ionizes in aqueous solution or in its molten state. A substance which ionizes in aqueous solution or in its molten state is known as an electrolyte. ठीक है. यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल्स. एंड एक और चीज ध्यान से देख लो पहले, इधर एक टर्म आती है जिसको हम नाम देते हैं बेटा अल्फा. अल्फा वी कॉल इट टू बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन. मतलब
कितना परसेंट कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो सकता है, दैट इज द अल्फा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फुल्ली आयोनाइज होते हैं, 100% आयोनाइज होते हैं, तो अल्फा की वैल्यू वुड बी 100% और अल्फा वुड बी 1। अल्फा वुड बी 1 और 100%। होता क्या है, अल्फा निकालते कैसे हो? अल्फा इज बेसिकली बेटा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ब्रेकडाउन बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल या टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट वर देयर, उससे निकलता है बेटा आपका अल्फा। अगर फॉर एग्जाम्पल 100 मोल्स थे, उसमें से 2 मोल्स ही डिसोसिएट हुए, तो दैट वुड बी 2/100, अल्फा वुड कम आउट टू बी 0.02, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बेटा अल्फा की वैल्यू बहुत हाई होती है, इट वुड आइदर बी 100% और अल्फा वुड बी इक्वल टू 1 इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द strong electrolytes. It could be closer to that also, exactly जरूरी नहीं है 100% होएगी, but 100 के बिल्कुल close होएगा। And weak electrolytes have very low value of alpha, it would never ever be equal to 100% or would not be equal to 1 at any point of time. कभी भी नहीं हो सकता weak electrolyte के लिए। समझ गए इतनी बात पक्का से? कोई डाउट? जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। नोट इट डाउन फास्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। गिव द हेडिंग, गिव द हेडिंग। बाबा फिर वही बात बोलूं क्या? गिव द हेडिंग। Ionization of weak electrolyte, ionization of weak electrolyte। बेटा ब्रैकेट में लिख लेना ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। देखना अच्छे से, क्योंकि यही चैप्टर का बेस है आयनिक का, यहीं से ही आयनिक मेन स्टार्ट होता है। सी कभी भी ध्यान रखना, जो इक्विलिब्रियम है दैट वुड ओनली एंड ओनली बी सेट अप इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो दोनों डायरेक्शंस में मूव ही नहीं करता, वो तो मूव ही एक सिंगल डायरेक्शन में करता है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शंस में तो कर ही नहीं सकता। और इक्विलिब्रियम तब तक स्टैब्लिश नहीं हो सकता जब तक रिएक्शन बोथ द डायरेक्शंस में मूव ना करे, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम वी नीड टू हैव विद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ, अगर दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शन जा ही नहीं रही तो हाउ कैन वी से दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? इट वुड ओनली एंड ओनली बी पॉसिबल इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सो लेट्स कम ओवर टू दैट नाउ। मान लो कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3, आयोनाइज करने का मतलब होता है बेटा वाटर में डाल के उसको आयंस में ब्रेक करना, जो हम आयोनाइजेशन कर रहे हैं उसकी। सिंस इट्स एन एसिड, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड और विनेगर दैट यू हैव, ठीक है, तो क्या करेगा ये H+ आयंस प्रोड्यूस करता है और किसको दे देता है? वाटर को दे देता है। तो कहना है इसे दो आयंस जो बनेंगे दैट वुड बी दिस, बोलो बेटा, CH3COO- and H3O+, these are the two ions being formed। अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की K की, जो हमने सीखा है अभी तक, that would be concentration of CH3COO- into concentration of H3O+ by concentration of
CH3COOH into concentration of, अब बेटा वाटर इज बेसिकली बीइंग यूज्ड एज अ सॉल्वेंट ओवर हियर, और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है कंपेयर टू दैट ऑफ द जो एसिड या बेस आपने लिया। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस कांस्टेंट को आई एम टेकिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइटिंग इट लाइक दिस। It would be H2O is equal to CH3COO minus into H3O plus by, can I do it like this? अब बेटा K पहले से ही एक कांस्टेंट था, वाटर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल जनरेट अ न्यू कांस्टेंट, लेट दैट न्यू कांस्टेंट बी गिवन द नेम ऑफ Ka, why A I have given, because it's an acid, तो A दिया, बेस होता तो B देता, और कुछ नहीं है। So Ka is equal to concentration of CH3COO minus into concentration of H3O plus by concentration of CH3COOH। इतनी बात में किसी को दिक्कत सर क्या किया है? पक्का? अब मैं वापसी से रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान देना जरा। मुमताज ऐसा ना हो कहीं बेटा हम लिखने में ही ध्यान देते रहे और जो मैं करा रहा हूं उसको सुने ही ना, देखे ही ना। सेम तेरे साथ भी बात है वैभव। यह है रिएक्शन। So let's say if I am taking concentration at initial point, C initial, initially जो concentration है it could have been 1 molar, 0.1 molar, 0.2 molar, 0.5 molar, any concentration could have been there. I am taking that concentration to be C molar. बेटा जब आपने इनिशियली रिएक्टेंट्स डाले उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्ट्स तो थे नहीं, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएंगी? 0। कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, हमने थोड़ी देर पहले अभी एक चीज पढ़ी थी, दैट इज दिस। ये क्या था बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना अमाउंट रिएक्टेंट्स में से डिक्रीज होके प्रोडक्ट्स में फॉर्म हुआ है, उसको बोलते हो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड दिस अल्फा इज फ्रॉम 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। 1 में से कितना डिक्रीज होता है? अल्फा। अगर 2 होगा तो उसमें से कितना डिक्रीज होगा रिएक्टेंट्स में से? 2 अल्फा। 3 होगा तो 3 अल्फा, 4 होगा तो 4 अल्फा। अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन C है तो C में से कितना डिक्रीज होगा? एंड वही C अल्फा जाके प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो जाएगा। सो शैल आई राइट इट लाइक दिस, C माइनस C अल्फा, प्रोडक्ट्स में C अल्फा एंड C अल्फा। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन दिस? क्यों मैंने ऐसा किया? बेटा अल्फा था अमाउंट of the substance that is being decreased from the reactant and formed in the product, that is from 1 molar concentration. आपके पास कितनी concentration थी? C। 1 में से अल्फा डिक्रीज हो रहा है तो 2 में से 2 अल्फा, 3 में से 3 अल्फा, 4 में से 4 अल्फा, C में से कोई दिक्कत। और प्रोडक्ट में भी क्या हो गया? C अल्फा एंड कोई दिक्कत नहीं है। अब पुट करते हैं अपने एक्सप्रेशन में, Ka is CH3COO minus into H3O plus by CH3COOH। So K क्या हो गया बेटा? C अल्फा into C अल्फा by C1 माइनस, बेटा C से C कैंसिल, मैंने यहां से लिया बेटा, इसमें से C कॉमन लिया तो क्या लिख सकता हूं? C कॉमन इंटू 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल कर लिया। K क्या आ गया? कम्स आउट टू बी C अल्फा स्क्वायर बाय,
और बेटा हमने अभी अभी पढ़ा दैट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं, जो बहुत कम आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, दे आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती होगी, यही बात सीखी थी हमने. सो वी कैन मेंशन इट ओवर हियर दैट अल्फा इज very much smaller than 1, तो 1 minus alpha would approximately be, so k क्या आ जाएगा बेटा, c alpha square, या alpha क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ka by c. अल्फा वुड बी अंडर रूट ऑफ ka by c. और अगर मैं बेटा बेस के बारे में बात कर रहा होता किसी, तो बेस के लिए क्या हो जाता, kb would have been c alpha square by 1 minus alpha, where alpha would have been less than 1 or 1 minus alpha would be 1. kb would be c alpha square or alpha would be under root of kb by c. बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, बताओ. अब सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी पे ही चलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे, काम सारा वही है, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज एप्लीकेबल होएगी एवरीवेयर. जल्दी से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं. हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ बेटा वी नीड टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. हम जानते तो हैं एसिड क्या होता है, H प्लस डोनर, H प्लस प्रोवाइडर इन द एक्वस सॉल्यूशन. बेस क्या होता है, OH माइनस आयंस. बट अपार्ट फ्रॉम H प्लस एंड OH माइनस के कॉन्टेक्स्ट से बाहर भी हम एसिड और बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं. एंड दैट डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इज बीइंग गिवन बाय 3 different scientists, 3 different concepts. So give the heading, concept of acids and bases. सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा एरिनियस कॉन्सेप्ट. नहीं बेटा वो अलग है, एरिनियस अलग साइंटिस्ट है, लुइस अलग था. इसमें ही आएगा बट वो थर्ड पार्ट पे बात करूंगा, ये फर्स्ट अभी डिस्कस कर रहा हूं. एरिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. इससे सबसे सिंपलेस्ट बात बोली थी, बेसिक बात सबसे, कि एसिड क्या होता है, जो भी H प्लस देगा एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड हो जाएगा. बेस क्या होता है, जो भी OH माइनस आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में वो बेस हो जाएगा. An acid is a substance which furnishes H plus ions in the aqueous solution, and a base is a substance which furnishes OH minus ions in the aqueous solution. Depending upon the concentration of H plus and the concentration of OH minus, we can categorize a particular substance to be a strong acid or to be a weak acid. जहाँ पे ज़्यादा concentration of H plus और OH minus मिल रहा होगा strong होगा, जहाँ पे कम concentration of H plus and OH minus ion मिल रहा होगा वो weak होगा. That's it, और कुछ नहीं है इसमें. So write down Arrhenius concept में पहले, an acid is a substance, an acid is a substance an acid is a substance which furnishes an acid is a substance which furnishes H plus ions in the aqueous solution. जो भी सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस प्रोड्यूस करके दे सकता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एसिड का. एंड दूसरा लिखो, अ बेस इज अ सब्सटेंस, a base is a substance
which furnishes OH minus ions in the aqueous solution. तो जो भी H प्लस आयंस देगा वो एसिड होगा, जो OH माइनस आयंस देगा वो बेस होगा. सो फॉर एग्जाम्पल HCl, it ionizes to give us H plus and the, for example HNO3, it ionizes to give us H plus plus NO3 minus. For example, it ionizes to give us H plus and CH3COO minus. For example, HCOOH, it ionizes to give us HCOO minus and H plus. सो इसमें मैंने बेटा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स दोनों दिखा दिए. फर्स्ट टू आर द स्ट्रॉन्ग वंस एंड नेक्स्ट टू आर द वीक वंस. सिमिलरली बेस की बात करूं अगर, तो NaOH, it ionizes to give us Na plus plus. For example KOH, it ionizes to give us K plus and, for example NH4OH, it ionizes to give us NH4 plus plus of OH minus. So these two are the strong and this is a weak. बात क्लियर है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड, वीक बेसिस. जल्दी से so this is the Arrhenius concept of acids and bases. जिसमें सिंगल एरो होगा, जो रिवर्स नहीं कर सकता वो स्ट्रॉन्ग है. जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं दे आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक एसिड और वीक बेसिस. क्लियर? चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा था पीछे उसका. इसके दो और कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, एक लुईस कॉन्सेप्ट है. देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वुड बी डन. आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, निकालो जल्दी से एक बार नोट्स. क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 160, पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 1. ओजस पढ़ क्या कह रहे हैं? Calculate the degree of dissociation and concentration of H3O plus ions in 0.01 mole solution of formic acid. देखना बेटा, बोल रहे हैं यू नीड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड concentration of hydronium ion, that is H3O plus ions in 0.01 molar formic acid. formic acid होता है बेटा मीथेनोइक एसिड. मीथेनोइक एसिड होता है HCOOH. चलो ध्यान देंगे अब इधर. सबसे पहले इसको आयोनाइज करना सीखेंगे कि आयोनाइज कैसे होता है. सो HCOOH आयोनाइजेस टू गिव अस, बेटा ये अपना H प्लस देगा तो क्या बन जाएगा, और ये H प्लस लेगा तो इट वुड बी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल. बेटा वैसे तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01, बट वो लास्ट में हम पुट कर लेंगे फॉर्मूले में. अभी मैं C से ही काम कर रहा हूं जो सीखा था हमने. C 00
concentration at equilibrium, it would be C minus C alpha, C alpha, C alpha. किसी को दिक्कत सर ये क्या किया? जो सीखी थी चीज मैंने वही एग्जैक्टली कॉपी करी है, कुछ और किया ही नहीं. Ka since it's an acid क्या हो जाएगा? Concentration of HCO minus into concentration of H3O plus by concentration of HCOOH. So Ka would be C alpha into C alpha by C1 minus alpha. C से C cancel and Ka would be C alpha square by, where alpha would be very much less than 1, so 1 minus alpha would approximately be 1. So बेटा Ka क्या हो गया? C alpha square और alpha क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ Ka by, हमारे पास Ka है, हमारे पास C है, क्वेश्चन में Ka भी गिवन है शायद. क्या है बेटा? 2.1 into 10 raised to the power minus 4. बहुत बढ़िया, आ जाओ. So alpha would be under root of 2.1 into 10 raised to the power minus 4 by 0.01. बेटा ये 0.01 ऊपर जाएगा तो अल्फा हो जाएगा 2.1 into 10 raised to the power minus 2. तो अल्फा इज अंडर रूट ऑफ, बेटा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 1. 2.1 किसका रूट होता है? देखो 1 का स्क्वायर बोलूंगा तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर बोलोगे इट वुड बी 4. सो 1 और 2 के बीच में ही होने वाला है 2.1. मुझे दिखता है शायद 13 into 13 is 169, 14 into 14 is 15 into 15 is 225. तो मतलब ये 1.4 और 1.5 के बीच में मुझे सीधा सीधा दिख रहा है. आप चेक करके देख लो. 1.45 और 1.45 को मल्टीप्लाई कर लो. 25 2 22 2 7 22 16 18 5 5 2 20. मेरे को एग्जैक्ट आंसर दिख रहा है, देखो 2.1 एग्जैक्टली इट्स 2.1025 और मुझे चाहिए भी क्या 2.1. तो अगर अंडर रूट से 2.1 को बाहर निकालूंगा तो शैल आई राइट? बोलो बेटा यस और नो. 1.45 का अगर स्क्वायर लेता हूं तो इट वुड कम आउट टू बी 2.1 और उसको अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो 1.45 नॉर्मल हो गया. सो अल्फा क्या आ गया आपका? इट इज 0.145 आ गया अल्फा. एक चीज निकल गई. दूसरा क्या बोला है? H3O प्लस. H3O प्लस कितना है? कितना है? कर दो ये लो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस वुड बी C अल्फा. C कितना? 0.01. अल्फा कितना? 0.145. सो क्या होने वाला है ये? 0.145 into 10 raised to the power minus 2 molar would be the concentration of H3O plus ions. 0.145 into 10 raised to the power minus 2 would be the concentration of H3O plus ions. Hopefully everyone is clear with this. No doubts, no problems. बोल बेटा क्लियर? पक्का? जल्दी से कॉपी डाउन कर लो.